हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जो बच्चे राजस्थान सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, कौन से स्तर की 10+2 लेवल एग्जाम में कुछ ही दिन शेष बचे हैं और अपन एक सीरीज शुरू कर रखी थी राजस्थान ज्योग्राफी की, जिसमें हमने राजस्थान का नामकरण कंप्लीट किया, राजस्थान की संभागीय व्यवस्था जिला प्रशासन को पूरा किया और फिर हमने वहां की स्थिति और विस्तार जो है उसको कंप्लीट किया। अब अगर अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर आपने राजस्थान की सीमाओं के बारे में बात नहीं की, राजस्थान की सीमाओं के बारे में, क्योंकि राजस्थान की सीमाओं से इन दिनों प्रश्न बन नहीं रहे हैं भाई। क्यों नहीं बन रहे हैं? नए जिले बना दिए 2023 में अशोक गहलोत सरकार ने, और उनका जो सीमाएं हैं वो निर्धारित अभी तक नहीं हुई है। तो उनको डर लगा रहता है कि अपन ने ऑप्शन डाल दिया तो प्रश्न गलत हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, तो उन प्रश्नों के साथ छेड़खानी कोई नहीं करना चाहता है। तो फिर अपन क्यों करें? अपने को कौन सा फायदा भाई करने का? वैसे आप सबको पता है कि राजस्थान की जो सीमा है वो कितनी है टोटल, बताओ। जिसमें से अपनी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1070 किलोमीटर बनाता है क्या? 1070, 5 जिले बनाते हैं, जिसमें बाड़मेर है, जैसलमेर है, बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर है। जैसलमेर सबसे ज्यादा बनाता है, बीकानेर सबसे कम बनाता है। जैसलमेर 464 बनाता है, बीकानेर 168 बनाता है। तो ये सारी बातें हमें पता है, लेकिन पढ़ाया इसलिए नहीं कि इसका कोई मतलब नहीं है भाई। अभी सीमाएं अनूपगढ़ का पता ही नहीं है कितनी बना रहा है, तो एक बार रुक जाओ। सीमाओं से प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं समय का अभाव है, वैसे ही अपन फालतू के प्रश्न गलत नहीं करने चाहते। तो आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान के भौतिक प्रदेश, और अपन सबसे पहले अपना पहला प्रश्न देखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत उत्साह मिलता है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और एक बार अपन पहला प्रश्न अपना देखते हैं। क्या प्रश्न सबसे पहले पूछा गया है? राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो ये प्रश्न सामान्य प्रश्न है, इसलिए आपके इसमें डाला है कि आप इस प्रश्न को समझ पाओ और समझकर ये पता लगे कि हाँ, राजस्थान के भौतिक प्रदेश क्या हैं, और इस टॉपिक की कंसेप्ट आपकी क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा है, तो आपको मैं बता देता हूँ 4 भौतिक प्रदेश हैं। इन 4 में कौन कौन से हैं वो देखते हैं। ये जो है ये अपना है जिसको अपन कहते हैं पश्चिमी, इसको कहते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय, इसको कहते हैं अपन पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और इसी का हम नाम रखते हैं थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। दूसरा जो अपना भौतिक प्रदेश है इसको अपन कहते हैं अरावली। क्या कहते हैं? अरावली। अरावली पर्वतीय, अरावली पर्वतीय प्रदेश। और तीसरा जो भौतिक प्रदेश है वो रहेगा अपना जिसको हम कहते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। और लास्ट जो है इसको अपन कहते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। क्या कहते हैं इसको अपन? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थल है, अरावली पर्वतीय प्रदेश है, पूर्वी मैदानी प्रदेश है, और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। टोटल 4 भौतिक प्रदेश हैं। इनकी जो स्थिति है वो राजस्थान में ये वाली संपूर्ण स्थिति आपके बन रही है। अब इससे कौन कौन से हमसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का वर्गीकरण, इसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं हैं, यहाँ मृदा कैसी पाई जाती है, यहाँ की जलवायु कैसी है, यहाँ के उच्चावच कैसे हैं, यहाँ की वनस्पति कैसी है, और यहाँ कृषि कैसी होती है। तो ये सारी बातें जो हैं, कितना क्षेत्रफल है, कितनी जनसंख्या है, ये सारे जो प्रश्न हैं ये एक एक भौतिक प्रदेश से हमसे पूछे जा सकते हैं। इनको अपन सोल्व करते हैं अगले प्रश्न के माध्यम से। देखो,
अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि पश्चिमी मरुस्थल को कितने भागों में विभक्त किया गया है। इसका मतलब ये जो आपका आपको मैं बता रहा हूं कि जो पश्चिमी मरुस्थल है, ये जो आपका पश्चिमी मरुस्थल है जो पिंक कलर में आपको दिखाई दे रहा है, इसको कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो इसको देखो समझना अगर आपको है तो इसको अपन बांटते हैं दो भौतिक प्रदेशों में, दो भागों में बांटेंगे। बांटने का आधार होगा 25 सेमी वर्षा रेखा। 25 सेमी वर्षा रेखा, इसका मतलब इस 25 सेमी वर्षा रेखा से पूर्व में जो भाग है इसको तो अपन कहते हैं अर्ध शुष्क। क्या कहते हैं? अर्ध शुष्क। और जो पश्चिम में भाग है इसको कहते हैं शुष्क प्रदेश। क्या कहते हैं? शुष्क प्रदेश। ये अपना शुष्क प्रदेश है और ये अर्ध शुष्क प्रदेश है। तो मरुस्थल को दो भागों में बांटते हैं, कौन से? शुष्क और अर्ध शुष्क। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको बताना है कि सर इसको हमने दो भागों में बांटा है। वो है एक नंबर पे अपना शुष्क प्रदेश और दूसरा जो है अपना वो है अर्ध शुष्क। वो कौन सा है? अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश। अब यहां से जो प्रश्न बनते हैं वो भी मैं आपको यही क्लियर करवा देता हूं, समस्या ही नहीं रही। ये अपना थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल। और ये जो थार का मरुस्थल है इसको हमने दो भागों में बांट दिया। इस थार के मरुस्थल को हमने दो भागों में बांट दिया। दो भाग कौन कौन से किए? पहला हमने कहा कि ये जो हमारा थार का मरुस्थल है इसको हम बांटते हैं, एक तो है शुष्क प्रदेश, शुष्क रेतीला प्रदेश, और दूसरा जो अपना है वो है अर्ध शुष्क। कौन सा है? अर्ध शुष्क प्रदेश। शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश। अब देखो ये जो शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश में हमने इसको बांट दिया है, ये जो शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश में हमने इसको बांटा है, इसको भी अपन दो भागों में अलग अलग बांटते हैं। फिर कैसे? शुष्क प्रदेश में भी हम दो भाग करते हैं। एक तो जहां बालू का स्तूप पाए जाते हैं तो इसको बोलते हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, और एक बोलते हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। क्या कहते हैं? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। एक तो जहां बालू का स्तूप पाए जाते हैं वो प्रदेश, और एक वो प्रदेश जहां बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। इसको अपन चार भागों में बांटते हैं। एक हम कहते हैं घग्गर प्रदेश। क्या कहते हैं? घग्गर प्रदेश। दूसरे की मैं बात करता हूं शेखावाटी प्रदेश। क्या कहते हैं? शेखावाटी प्रदेश। और तीसरा जो है अपना उसमें हम कहते हैं नागौरी उच्च भूमि। क्या कहते हैं? नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। और चौथा जो रहेगा अपना उसको कहते हैं गोडवाड़ प्रदेश। क्या कहते हैं? गोडवाड़ प्रदेश। तो आपको याद रखना है कि थार का जो मरुस्थल का वर्गीकरण है वो ये है कि इसको दो भागों में बांटते हैं, शुष्क और अर्धशुष्क। शुष्क जो है ये बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश होता है, और जो अर्धशुष्क है उसमें घग्गर, शेखावाटी, नागौरी और गोडवाड़ प्रदेश जो है इसमें विभक्त किया जाता है। अगला प्रश्न अपन देखते हैं, और अगला प्रश्न हमें क्या कहता है, चलो उसको देखते हैं कि राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण सर्वप्रथम किसने किया था। बिल्कुल भैया, बहुत अच्छा प्रश्न है, कक्षा 7 में साफ साफ दिया है। हमारी राजस्थान की जो पुरानी पुस्तकें उसमें साफ साफ दिया गया है। राइट आंसर है प्रोफेसर वीसी मिश्रा, यानी प्रोफेसर वीसी मिश्रा। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। उस पुस्तक का नाम था राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल। और इस राजस्थान का भूगोल जो पुस्तक है इसका प्रकाशन हुआ था 1958 में, नेशनल बुक डिपो ने किया। और इस बुक डिपो में राजस्थान को कुल 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। पहला इन्होंने कहा था शुष्क रेतीला मैदान,
दूसरा इन्होंने कहा था अर्ध शुष्क, क्या कहा था, अर्ध शुष्क रेतीला मैदान। तीसरा इन्होंने कहा था नहरी क्षेत्र, नहरी क्षेत्र। चौथा इन्होंने कहा था अरावली है, क्या है, अरावली प्रदेश। क्या नाम दिया था, अरावली प्रदेश। फिर इन्होंने कहा था कि पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। क्या नाम दिया, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। फिर इन्होंने अगला जो नाम दिया था वो दिया था दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। और लास्ट इन्होंने नाम दिया था चंबल बीहड़ क्षेत्र। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश जो है वो प्रोफेसर वीसी मिश्र द्वारा नहीं दिया गया था। टोटल 7 दिए थे, शुष्क, अर्धशुष्क, नहरी, अरावली, पूर्वी कृषि औद्योगिक और दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश और चंबल बीहड़ क्षेत्र। टोटल 7 भागों में बांटा था सबसे पहले 1958 में। रामलोचन सिंह ने 1971 में इसको बांटा था और टोटल 2 बड़े वृहत प्रदेशों में, 4 माइक्रो में और 12 उप क्षेत्रों में इन्होंने बांटा था। और प्रोफेसर तिवारी और सक्सेना ने 1994 में इनको बांटा था जलवायु को आधार बनाकर। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का अगर निर्धारण सर्वप्रथम आपसे पूछा जाता है तो प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने किया था। 7 भौतिक प्रदेश थे, उनकी पुस्तक थी राजस्थान का भूगोल। आराम से आपको समझना है, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको ये शब्द याद रखने हैं और इनसे अगर पूछा जाएगा तो पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने नहीं बताया था। ओके, अगला जो प्रश्न है वो अपन देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो हमसे क्या पूछता है उसमें देखते हैं अपन। इसमें पूछा गया कि सुमेलित कीजिए, और इसमें एक तरफ भौतिक विभाग है, एक तरफ क्षेत्रफल और जनसंख्या है ना। तो इसको आपको सुमेलित करना है और किस प्रकार से करना है वो देखो। पहला है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसका क्षेत्रफल कितना है, 61.11% और जनसंख्या कितनी है, 40%। यानी ए में आएगा 1। पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है इसका क्षेत्रफल है 23.46 और जनसंख्या है 39%, तो बी में आएगा 2। फिर है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इसका मतलब ये हाड़ौती की बात कर रहा है और हाड़ौती का क्षेत्रफल 6.89 और जनसंख्या 11%। ओके, तो सी में 3 और डी में रह गया 4। तो ये ऑप्शन जिसमें है वो अपना सही उत्तर रहने वाला है। तो चलो देखते हैं इसमें। ए में 1 2 3 4, ये आपके समझने के लिए लिहाज से बिल्कुल इजी कि आप एग्जाम में बस इसको एक बार सरसरी नजर से देख लो। एग्जाम में एकदम से सीधा प्रश्न आपको नहीं मिलने वाला है, बस ये इसलिए डाला है कि आपका अभ्यास हो जाए। आप जब प्रश्न सोल्व करो तो आपका मस्तिष्क इन प्रश्नों को देख ले। हो सकता है कोई क्षेत्रफल, हो सकता है कोई जनसंख्या आपसे पूछ ली जाए, और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। सबसे ज्यादा जनघनत्व कहाँ है, तो ये देखो 39% जनसंख्या है, कितने प्रतिशत भाग पर, 23% भाग पर। तो सबसे ज्यादा जनघनत्व कहाँ है, पूर्वी मैदानों का। कारण क्या है, क्योंकि जलोढ़ मैदानों द्वारा निर्मित दोआब क्षेत्र है जहां नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है और जिसमें उपजाऊपन अधिक होता है, तो यहाँ कृषि की संभावनाएं अधिक है। खनिजों की दृष्टि से ये प्रदेश निर्धन जरूर है, लेकिन सबसे ज्यादा जनसंख्या का संकेंद्रण लेकर बैठा हुआ भौतिक प्रदेश है ये। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अगला प्रश्न क्या कहता है अपने को कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। पहला है पवनानुवर्ती, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहा है भाई। पवनानुवर्ती होते हैं क्या, चलो बताओ। यानी कि जो पवन की दिशा के समानांतर बनते हैं, समांतर बनते हैं। जैसे ये कोई बालू का स्तूप है और ये पवन चल रही है, तो इस पवन से ये बालू का स्तूप जो है ये आगे बढ़कर और इसकी जो दिशा है वो ये रहने वाली है, तो इसको कहते हैं पवनानुवर्ती। बिल्कुल होते हैं। बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, बिल्कुल राजस्थान में सबसे बड़े बालू का स्तूप है भाई, सबसे बड़े।
बालू का स्तूप है, रेखीय बालू का स्तूप। इनको इनको अलब भी कहते हैं, है ना, इनको अलब भी कहते हैं। बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप बिल्कुल पाए जाते हैं। ये होते हैं अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं, अर्धचंद्राकार। इनकी आकृति ऐसे बनती है। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप जो है वो ये होते हैं बरखान, और ये मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हैं। किसके लिए? मरुस्थलीकरण के लिए, मरुस्थल को आगे बढ़ाने के लिए। मरुस्थल का मार्च कहते हैं, मरुस्थल का आगे बढ़ना, मरुस्थल का मार्च, यानी कि मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन है? बरखान। और अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों का ही प्रकार है बरखान, तो अनुप्रस्थ भी पाए जाते हैं। तो उक्त सभी, यानी कि उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में कौन से बालू का स्तूप है? उक्त सभी, ये जो ऊपर दिए गए हैं ये सारे के सारे बालू का स्तूप यहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा मैंने तारा बालू का स्तूप भी बताए थे ना। उसके अलावा मैंने आपको कुछ झाड़ियों के पास बनते छोटे छोटे रेखीय बालू का स्तूप भी मैंने आपको बताया था। तो छोटे छोटे बालू का स्तूप भी बनते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगला जो प्रश्न है वो है मेसा का पठार। मैंने दो पठार आपको बताए थे, याद रखना। एक है मेसा और एक है मानदेसरा। मैं से जो पठार शुरू होते हैं, मैं से, वो दोनों ही पठार चित्तौड़गढ़ में है। बस इतना याद रखना। मैं से जो पठार शुरू होते हैं वो दोनों ही पठार कहां हैं? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। एक है आपका उड़िया का पठार, उड़िया का पठार। एक है आपका आबू का पठार, आबू का पठार। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा है, राजस्थान का सबसे ऊंचा। और सबसे ऊंचा कहां होगा? सिरोही में होगा। ये सेकंड ऊंचा है। और थर्ड है भोराट का पठार, ये राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है, जो 1226 मीटर ऊंचा है। कहां से कहां तक है? गोगुंदा से कुंभलगढ़। गोगुंदा से जो कुंभलगढ़ तक है वो है भोराट का पठार। तो याद रखना, उड़िया और आबू कहां है? सिरोही में। और भोराट कहां है? गोगुंदा से कुंभलगढ़। तो ये कुछ पठार हैं, इनको आप देखना। मेसा और मानदेसरा चित्तौड़गढ़ में। एक है काकनवाड़ी का पठार, काकनवाड़ी का पठार। और ये काकनवाड़ी का जो पठार है ये अलवर में है। कहां है? अलवर में है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो एक पठार आपका आता है बिजोलिया, बिजोलिया, बिजोलिया का पठार। नहीं, सॉरी, बिजोलिया नहीं है, उपरमाल का पठार, उपरमाल, उपरमाल का पठार। और ये जो उपरमाल का पठार है ये कहां से कहां तक है? ये आपका है एक तरफ बिजोलिया, एक तरफ क्या है? बिजोलिया, एक तरफ है भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़। एक है आपका लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार। और ये जो पठार आपका लसाड़िया का पठार है ये सलूम्बर में है। कहां है? सलूम्बर में। और जयसमंद जो झील है, जयसमंद झील है, इस झील के पूर्वी किनारे पर है, पूर्वी किनारे पर है। तो याद रखना, जयसमंद झील के पूर्वी किनारे पर कौन सा पठार है? लसाड़िया का पठार है। और उपरमाल का पठार बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के मध्य, काकनवाड़ी का पठार है मेसा मानदेसरा का है, और बोराट का पठार गोगुंदा से कुंभलगढ़, उड़िया का और आबू का पठार है। ये प्रमुख पठार हैं कुछ, है ना। एक भोराट है, एक भोमट है, इसका भी याद रखना, भोमट का पठार भी है। और ये जो भोमट का पठार है ये उदयपुर, डूंगरपुर और जो अपने बांसवाड़ा, इन 3 जिलों में है जहां भोमट जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति? भोमट। तो याद रखना, भोमट अलग है और भोराट अलग है। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। और अगला जो प्रश्न है वो है बीजासन की पहाड़ियां किसके पास स्थित है? तो मैंने आपको बताया था 3 पहाड़ियों के नाम, एक तिरंगा, एक बीजासन और एक मांडल। तीनों जो पहाड़ियां हैं भीलवाड़ा में हैं, तो मांडलगढ़ के पास। कहां है? मांडल। ओके, कहीं कोई गलती नहीं है इसमें।
निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सही बात पूछी गई है, तो सही देखो, उत्कहात स्थलाकृति चंबल बेसिन की विशेषता, बिल्कुल सही बात है। जसवंतपुरा की पहाड़ियां आबू क्षेत्र के पश्चिम में जालौर में स्थित है, बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया भी था इसमें, जसवंतपुरा की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है डोरा पर्वत, और ये जो डोरा पर्वत है ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत है। कौन सा? डोरा पर्वत। फिर है रामगढ़ दर्रा, लाखेरी दर्रा और खटखट दर्रा बूंदी में है, बिल्कुल सही है। और बूंदी में है तो कहाँ? ये हाड़ौती के पठार के दर्रे हैं, हाड़ौती के पठार के अपने दर्रे हैं। और देशसूरी किनार पाली में है, बिल्कुल है। देशसूरी, देखो मैंने आपको बताया था देशसूरी, और एक मैंने बताया था देबारी, तो ये देबारी जो है ये उदयपुर में है, देबारी समझौता हुआ था, याद है आपको। और देशसूरी जो है पाली में है, बिल्कुल सही है। ये चार भुजा से जोड़ता है देशसूरी को, बिल्कुल सही बातें हैं। तो इसमें सभी कथन जो हैं वो आपके सही रहने वाले हैं, सारे के सारे जो कथन हैं आपके वो बिल्कुल सही है, सत्य है। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। तो ये सारे के सारे कथन जो हैं आपके सत्य रहने वाले हैं। अगला प्रश्न अपन देखते हैं, और अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। बिल्कुल वही करते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो देखो मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूं आपको कि गिरवा क्या है। गिरवा, ये जो गिरवा है ना, ये उदयपुर शहर है ना, उदयपुर शहर के चारों ओर कुछ अर्धचंद्राकार पहाड़ियां पाई जाती हैं, उनको कहते हैं गिरवा। एक है भाकर, भाकर जो है ये सिरोही में, और खास करके कौन सी सिरोही? पूर्वी सिरोही में, पूर्वी सिरोही में तीव्र ढाल युक्त जो पहाड़ियां पाई जाती हैं, तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां पाई जाती हैं, उनको कहते हैं भाकर। जैसे इसराना भाकर, रोजा भाकर, आपने खूब सुना है। तो ये जो तीव्र ढाल वाली जो पहाड़ियां हैं इनको अपन क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं। और समझना, ये यहां सबसे ज्यादा चादरी अपर्दन होता है, ये याद रखना। चादरी अपर्दन सर्वाधिक किस जिले में होता है? तो आपको बताना सिरोही में। क्यों होता है? यहाँ तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां पाई जाती हैं। तो अपने को याद रखना, भाकर, भाकर क्या है? उदयपुर। फिर गिरवा क्या है? तो गिरवा सिरोही, गिरवा क्या है आपकी? सिरोही। फिर वागड़ आपको पता ही है, बांसवाड़ा। तो एक में चार, एक में चार, बी में तीन, वागड़। इसमें भाई क्या हो गया? ए में भाकर जो है सिरोही में है। सॉरी 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 सॉरी, मैं गलत बोल गया क्या इसमें? सॉरी, रुको भाई। हमारा गिरवा जो है, गिरवा कहाँ है? उदयपुर में, गिरवा उदयपुर में। बी में चार, दो में आ गया। बी में चार कहाँ आ गया? दो में आ गया। बी में चार जो है वो दो में आ गया। फिर अगर अपन बात करते हैं भाकर की, तो भाकर कहाँ है? सिरोही में, तो ये तीन, बिल्कुल ठीक है। फिर वागड़ बांसवाड़ा, तो ये वाला आ गया ना। राइट आंसर अपना क्या रहेगा? डी। राइट आंसर अपना क्या रहने वाला है? डी वाला ऑप्शन जो है वो अपना राइट रहने वाला है। ओके, ऐसे आपको मैच करना है। अगला जो प्रश्न है अपन देखते हैं, शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? बहुत अच्छे से मैंने बताया था, जोहड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? जोहड़। तो मैंने कहा था कच्चे कुएं, कच्चे कुएं जो हैं वो कहलाते हैं जोहड़, और पक्के कुएं हैं वो कहलाते हैं नाड़ा। और छोटे तालाब जो है ना, छोटे तालाब, वो कहलाते हैं सर। क्या कहलाते हैं? सर। कच्चे कुएं जोहड़, पक्के कुएं नाड़ा, और छोटे तालाब सर कहलाते हैं। और जोहड़ विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, जोहड़ विकास कार्यक्रम, और इनकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी सीकर जिले से। कहां से हुई थी? सीकर से। तो सीकर से एक व्यक्ति का नाम हम पढ़ते हैं, डॉक्टर राजेंद्र सिंह। और ये जो डॉक्टर राजेंद्र सिंह हैं, इन्हें कहा जाता है जोहड़ वाले बाबा।
क्या कहा जाता है? जोहड़ वाले बाबा। क्या कहा जाता है? जोहड़ वाले बाबा के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि रेल वाले बाबा, रेल वाले बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? राजस्थान में रेल वाला बाबा किसे कहा जाता है? कैसे लगे अपने भौतिक प्रदेश के जो प्रश्न थे वो कैसे लगे आपको? और अगर आपको अच्छे लगे तो एक क्लास अपन और लेकर आएंगे। भौतिक प्रदेश अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके जो अच्छे अच्छे प्रश्न बनने हैं एक क्लास अपनी इसकी और लेकर आएंगे। हो सकता है उसमें अपने को 15-20 क्वेश्चन बढ़ाने पड़ जाएं। जो भी स्थिति बनेगी अपन जरूर आपके लिए वो क्वेश्चन लेकर आएंगे। और अपनी तैयारी मजबूत रखिए दोस्तों, नजदीक ही आपकी एग्जाम आ गई है। जल्द से जल्द अपन एक महामैराथन क्लास भी आपकी लेकर आएंगे राजस्थान जीके की, संपूर्ण जीके की, जिसमें से यूं के यूं आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में नए इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए।